सो हेलो एवरीवन, मैं हूं सौरभ। और जैसा कि अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 का कम्युनिकेशन मतलब आईसीटी का चैप्टर 1, जो कि मेनली बेस्ड है कम्युनिकेशन स्किल्स पे। तो कई सारी वीडियोस में हमने इस टॉपिक को कवर भी किया था और कई सारी चीजें हमने डिस्कस भी की थी। तो आज हम उसी के बारे में बातें करेंगे आगे। और हो सकेगा तो ये आज का आखिरी वीडियो होगा, मतलब इस चैप्टर का आखिरी वीडियो होगा। ठीक है, तो बेसिक एक बार जल्दी से अपना रिकैप कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। तो वेट, लेट मी कनेक्ट राइटिंग पैड। तो सॉरी, ओके। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, हम उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। तो इसके बारे में हमने इसकी डिफिनेशन पढ़ी थी कि इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन को हम एक्सचेंज करते हैं, थॉट्स को एक्सचेंज करते हैं, फीलिंग्स एंड अदर थिंग्स। ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक या एक ग्रुप में। पर्पस क्या था, ताकि हम मैसेज को कन्वर्ट कर सके, नॉलेज को शेयर कर सके और एक अच्छी रिलेशनशिप को बना सके। की एलिमेंट थे सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर एंड फीडबैक। अगर हम बात करें तो फिर अगर हम बात करें कि भाई अब ये सेंडर, मैसेज, रिसीवर, चैनल, फीडबैक, ये सब क्या है। जो पर्सन मैसेज को मतलब कम्युनिकेशन को इनिशिएट करता है, यानी जो बातें करना शुरू करता है, या जो पर्सन कम्युनिकेट इनिशिएटर यानी जो शुरू कर रहा है कम्युनिकेशन को, वो है क्या आपका सेंडर। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है वो है क्या आपका मैसेज। और जिस मीडियम के द्वारा हो रहा है वो क्या है, चैनल। और जिस पर्सन को इंफॉर्मेशन मिल रही है वो क्या होगा, वो होगा रिसीवर। और उनका जो रिस्पॉन्स होगा वो क्या होगा, वो फीडबैक होगा। ठीक है, टाइप्स की बात किया था कि 4 प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन और विजुअल। वर्बल में मेनली क्या होता है कि लोग बोल कर कम्युनिकेट करते हैं। नॉन वर्बल में क्या होता है कि कई बार मतलब वो लोग खुद तो नहीं बोलते, लेकिन उनकी बॉडी कई कुछ मतलब कई सारी बातें बोल देती है, जैसे नर्वसनेस को दिखाना या फिर अदर चीजें। ठीक है, फिर रिटन कम्युनिकेशन मतलब ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें हम अपने मैसेज को लिख कर कन्वे करें। फिर था विजुअल कम्युनिकेशन, जिसमें हम ग्राफ, चार्ट या कुछ विजुअल्स के द्वारा अपने मैसेज को कन्वे करें। ठीक है, फिर ये वर्बल, नॉन वर्बल, ये सब हमने कवर कर लिया है, रिटन और विजुअल। फिर कम्युनिकेशन इन डिजिटल एज की भी हमने बात की थी, जिसमें हमने कई सारी चीजों को समझा था कि यह डिजिटल एज में कम्युनिकेशन किस प्रकार से हो रहा है, जैसे ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, सोशल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, एडवांसेस और डिसएडवांटेज के बारे में भी हमने थोड़ी बहुत बातें की थी। फिर नेटिक्यूटी यानी ऑनलाइन एटिक्यूटी, यानी जो ऑनलाइन आपके एथिक्स होते हैं, जो बिहेवियर्स होते हैं, उनके बारे में हमने बात किया था। तो एक बार हम थोड़ा सा इसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ तक हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है, तो नेटिक्यूटी एंड ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो नेटिक्यूटी एंड ऑनलाइन सेफ्टी, रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन ऑनलाइन। अब क्या मतलब, जब हम ऑनलाइन कम्युनिकेट करते हैं या सोशल मीडिया पे जब हम होते हैं, किसी की वीडियो पे जब कमेंट्स कर रहे होते हैं, तो इसके बारे में मतलब ऑनलाइन हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए, इंटरनेट पे हमारा कैसा बिहेवियर होना चाहिए अदर लोगों के साथ। पहला कि आपका रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन होना चाहिए ऑनलाइन में। मतलब ऑनलाइन जब आप किसी से बातें करो या फिर किसी की वीडियो पे जो कमेंट करो या फिर कुछ भी, जब आप कुछ रिस्पॉन्स दो, तो आप एक रिस्पेक्टफुल मैनर पे उनसे बात करो। ये नहीं कि ऑनलाइन किसी को गाली बक दिया, ठीक है, किसी को कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया, कुछ उनके बारे में गलत बातें बोल दी, तो ये सब चीजें गलत होती हैं। फिर सेकंड पॉइंट है हमारा प्रोटेक्टिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन। ऑनलाइन हमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को बताना है, हमें किसी को ये नहीं बताना कि भैया हम कहाँ रहते हैं, ठीक है, आपका एड्रेस क्या है, या फिर आप अपनी कोई ईमेल आईडी, फोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, या फिर अदर और अपने घर की कुछ पर्सनल चीजें, ये आप ऑनलाइन किसी के साथ भी मत शेयर करिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, फेक लोग होता है। जैसा अभी फिलहाल क्या चला था, फेक यूजर्स वाली चीजें काफी ज्यादा चलती हैं, जिसमें कोई लड़का आप लड़की बन के बात करता है और आपकी इंफॉर्मेशन ले लेता है, या कोई लड़की लड़का बन के अपने, या फिर आपका दोस्त बन के, या फिर कई सारे स्कैमर्स होते हैं, आपका कोई अपना बन के बात करते हैं और आपके साथ स्कैम करते हैं। तो हमें अपनी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन नहीं शेयर करना चाहिए, उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। फिर है अवॉइडिंग साइबर बलिंग एंड ऑनलाइन हेरेसमेंट। इसका क्या मतलब हुआ, साइबर बलिंग का मतलब जैसे ऑनलाइन आप किसी को बली करना मतलब परेशान करना। अब ऑनलाइन किसी को परेशान मत करिए, मतलब ये काम आप अवॉइड करिए। जैसे आप
किसी बच्चे ने कोई रील बना दी, आप उस पे गए उसको उल्टा सीधा कमेंट करने लगे, आप उसको गाली देने लगे, ठीक है। तो ये सब काम हमें अवॉइड करना है, ये सब चीजें हमें बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। एंड ऑनलाइन हेरेसमेंट, ऑनलाइन हेरेसमेंट का मतलब क्या हुआ? अब ऑनलाइन हेरेस करना यानी परेशान करना, इसका क्या मतलब है? जैसे आप इनकेस आप किसी की वीडियो का कुछ किसी की फोटो या इमेज का कुछ मजाक बना रहे हो, या आप किसी की इमेज को अपने पेज पे डाल के उस पे कुछ क्या कहते हैं फालतू कमेंट्स कर रहे हो, या कुछ फालतू आप उस पे टेक्स्ट के साथ उस इमेज को पोस्ट कर रहे हो, मतलब आप किसी भी तरीके से आप ऑनलाइन किसी को भी परेशान मत करिए, ठीक है। फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ वेरीफाइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑनलाइन सोर्सेस। अब ऑनलाइन कई सारी चीज सोर्सेस मतलब मिलते हैं, जैसे हम लोग कुछ पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल हमें कोई एक अच्छा खासा एजुकेटर का कोई ऐप का हमें मिला कि कोई 5,000 का कोर्स है और आपको दिखा रहा है ऑनलाइन कि ये 99 रुपीज में है, या 19 रुपीज में है, 29 रुपीज में है, और इसको आप क्लेम कर लीजिए। तो कई बार क्या होता है, आप वहां पे जाते हो, आपको लग रहा है सिर्फ 19 या 29 रुपीज ही है, आप पेमेंट करते हो और आपके साथ स्कैम हो जाता है। या ऐसे कई सारी चीजें, आपको कुछ ऑनलाइन शॉपिंग का रिकमेंडेशन आता है और आप जाके पैसे पेड करते हो, फिर आपको कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो हमें पहले इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना चाहिए, उसके बाद उसको यूज करना चाहिए। तो ये हमें ये पता होना चाहिए कि जो सोर्सेज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, हमें उसे पहले ऑनलाइन वेरीफाई करना चाहिए, ठीक है, देन हमें उसका यूज करना चाहिए। फिर है बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? बैरियर की बात, इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो इफेक्टिवली, यानी आप जैसे जब किसी से कम्युनिकेट करते हो तो कई सारी बाधाएं आपके साथ आती हैं, ठीक है। उन्हीं को हम कहते हैं क्या? बैरियर्स। वो क्या होते हैं? आपके कम्युनिकेशन के बैरियर्स। अब इसको कैसे आप दूर कर सकते हो, या ये क्या होते हैं, पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है कि फिजिकल बैरियर, यानी जैसे नॉइज हो गया और डिस्टेंस। इसका मतलब फिजिकल बैरियर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको लेक्चर सुना रहा हूँ, अब मेरे पीछे फैन चल रहा है, हो सकता है कि मेरे माइक से उस फैन की भी फालतू सी आवाज आ रही हो, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा होगा, या हो सकता है ना आ रही हो क्योंकि मैं माइक यूज कर रहा हूँ, तो क्या पता आ भी सकती है, नहीं भी, ठीक है। तो ये सब क्या है? फिजिकल बैरियर्स, ठीक है। जैसे कि नॉइज हो गया, या क्लासरूम में आप पढ़ रहे हो, बाहर कुछ हो रहा है, या रोड पे गाड़ियां जा रही हैं, नॉइज हो रहा है, तो ये सब क्या हुआ? नॉइज बैरियर। डिस्टेंस, जैसे आप कुछ बता रहे हो और आप काफी मतलब आपका टीचर कुछ मान लो पढ़ा रहे हैं, बहुत लंबी सी क्लास है, वो सामने खड़े हैं, आप सबसे पीछे बैठे हुए हो, तो उतनी दूर से आपको वॉइस क्लियरली नहीं आ रही है, तो ये क्या हुआ? डिस्टेंस की वजह से मतलब बैरियर हुआ, मतलब ज्यादा हुई, आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे प्रॉपरली, तो ये सब क्या हुआ? फिजिकल बैरियर्स। फिर है साइकोलॉजिकल बैरियर, जैसे इसमें क्या है? प्रिजुडिस, इमोशंस और भी हो सकते हैं। अब साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या होते हैं? ऐसे बैरियर जो साइकोलॉजिकली आपको कम्युनिकेट करने से रोके। फॉर एग्जांपल जैसे प्रीजज, ये हमारी आदत क्या होती है? जैसे कोई कुछ बताने आया, फॉर एग्जांपल कोई टीचर आया डेमो के लिए, या कोई नया पर्सन आपसे मिला और आपको वो कुछ बातें बता रहा है, आपको वो कुछ चीज नई चीजें समझा रहा है, अब आपको लगता है कि ये चीज तो मुझे पहले से आते आया है, तो आप उसको प्री जज करना शुरू कर देते हो, ठीक है। ये आपने पहले से उसे कहीं पढ़ा हो या देखा हो सकता है उसके बारे में आपको इतनी एग्जैक्टली नॉलेज ना हो कि उस सामने वाले पर्सन को कितना आता हो, लेकिन आपने सिर्फ एक चैप्टर एक पैराग्राफ के बेसिस पे उसे जज कर लिया कि भैया इसे कुछ नहीं आता, जो आता है हम ही को आता है। तो ये क्या होता है? ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, जिसकी वजह से आप प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो। अब हो सकता है उस पर्सन के पास काफी अच्छी खासी नॉलेज हो, लेकिन वो पर्टिकुलर एक टॉपिक पे उसे प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है, लेकिन वो आपकी बहुत सारी मदद कर सकता है, बट आपके साइकोलॉजिकल बैरियर की वजह से अब क्या होगा? अब आपका और उसका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा। फिर है इमोशंस। इमोशंस भी इसमें एक बहुत ही मतलब अच्छा रोल करते हैं। अब इसका एक एग्जांपल हम समझ सकते हैं, जैसे कोई एक टीचर है जिससे आप इमोशनली कनेक्ट हो गए हो, आपको लगता है कि भैया ये टीचर बहुत अच्छा है, ये हमको समझता है, तो आप उससे इमोशनली कनेक्ट हो। अब उसकी जगह पे जब कोई और टीचर आएगा तो आपको क्या होगा? आपको लगेगा कि नहीं, ये टीचर नहीं अच्छे हैं, वो वाले टीचर, वो वाले सर, वो वाली मैम बहुत अच्छी थी, हमें उन्हीं से पढ़ना है। इस तरीके की मतलब आपने एक टेंडेंसी बना ली कि नहीं, हमें उस पर्सन से नहीं, हमें इस सेकंड पर्सन से नहीं, हमें उसी पर्सन से पढ़ना है। तो इसमें क्या होता है? मतलब ये भी एक बैरियर है। हो सकता है सेकंड पर्सन को कई सारी चीजों की नॉलेज और भी अच्छी हो फर्स्ट पर्सन से,
या हो सकता है वो उससे भी कम ना हो, बस आपके मन में एक टेंडेंसी बन गई कि नहीं पहले वाले को ज्यादा आता है, दूसरे वाले को कम आता है, इसलिए दूसरे वाले की बताई हुई कोई भी चीज आपको कम ही लगेगी। तो ये क्या होते हैं, ये आपके साइकोलॉजिकल बैरियर होते हैं। फिर है लैंग्वेज बैरियर्स। अब लैंग्वेज बैरियर्स क्या हो सकता है, जैसे मान लो कोई अलग अलग रीजन के हो। फॉर एग्जाम्पल आप हो लेट्स से उत्तर प्रदेश से, अब आपका जो टीचर है या फिर कोई भी पर्सन, आपका कोई एक नया फ्रेंड ऑनलाइन मिला या बाहर कहीं घूमने गए और आपको कोई एक नया व्यक्ति मिला जिससे आपकी थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई, तो आप उससे बातें करते हो, कम्युनिकेट करते हो, तो फिर जब वो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, हो सकता है वो असम का हो, तो वो अपनी असामी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल कर रहा हो, या फिर हो सकता है वो अ, तमिल का हो, उसे तमिल आती हो, वो तेलुगु आती हो, वो थोड़ा थोड़ा बोलते बोलते बीच में अपने तमिल और तेलुगु एसेंट का भी इस्तेमाल कर रहा है, तो आप कई सारी चीजें नहीं समझ पा रहे हो, आपको दिक्कत आ रही है। तो ये सब क्या हो गया, लैंग्वेज बैरियर हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से आप प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं कर पाते। या फिर कोई चाइनीज बंदा आके आपके सामने बातें करना शुरू कर दे चाइनीज में, तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो ये सब क्या हो गए, लैंग्वेज बैरियर। ऐसे ही आते हैं क्या, कल्चरल बैरियर, कल्चरल डिफरेंसेस। अब ये भी आपके कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग अलग अलग है, जैसे हमारा इंडिया क्या है कि कई सारे कल्चर से मिलके बना हुआ है हमारा भारत देश, ठीक है, इसमें अलग अलग कल्चर को अपनाया जाता है। अब इसकी वजह से क्या बैरियर आ सकते हैं, हो सकता है दो लोग अलग अलग मान्यताओं के हों, अलग अलग संप्रदाय को हो, सबकी अपनी अपनी मान्यता होती है। अब एक पर्सन ने किसी एक बारे में कुछ मतलब इंफॉर्मेशन शेयर की या अपनी कुछ राय दी, सेकंड पर्सन ने उसे क्या किया, कल्चर डिफरेंस होने की वजह से उसे अपनाने से इनकार कर दिया या उसकी बात को प्रॉपरली नहीं सुना, उसने अपनी राय दी, उसने अपनी राय दी, और दोनों एक दूसरे की बातें नहीं सुन रहे। तो ये भी क्या हुआ, एक बैरियर ही हुआ ना दोनों के बीच के कम्युनिकेशन का। तो ये हो सकता है। अब एक यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिया है कि अ नॉइजी इन्वायरमेंट मेकिंग इट हार्ड टू हियर। इसका मतलब जैसे कहीं पे आप बैठे हो, जैसे कुछ बातें आपको बताई जा रही है और वहीं आसपास काफी शोर होता रहा हो, खूब शोर हो रहा है, तो आपको सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी ना। या फिर आप क्लासरूम में हो, टीचर आपको कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा है, अब पीछे बच्चे बातें कर रहे हैं, खूब सारा शोर हो रहा है, आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, ये सब क्या हुआ, ये बैरियर हो गए आपके कम्युनिकेशन के, ठीक है। फिर है ओवरकमिंग कम्युनिकेशन बैरियर्स। अब इन कम्युनिकेशन बैरियर से हम कैसे बाहर आ सकते हैं। पहला है एक्टिव लिसनिंग, मतलब हमें चीजों को या जो भी बातें बताई जा रही हैं हमें उनको एक्टिवली उनको सुनना चाहिए, मतलब काफी ध्यान से हमें एक्टिवली उन चीजों बातों को सुनना चाहिए, उनको समझना चाहिए। यूजिंग क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज, हमें जो हमारी लैंग्वेज है उसे काफी क्लियर, ठीक है, काफी साफ और सिंपल रखना चाहिए। बीइंग अवेयर ऑफ नॉन वर्बल क्यूज, और हमें नॉन वर्बल क्यूज, जो नॉन वर्बल हिंट हम लोग देते हैं, हमें उनसे उनके लिए अवेयर होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि नॉन वर्बल क्यूज क्या होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कुछ बता रहा है, अब आप वहां नर्वसनेस के मारे आप अपनी उंगलियों को इस तरीके से कट कर रहे हो या फिर कई सारी चीजें, आप अपने पैरों को शेक कर रहे हो, तो ये सब क्या आप नॉन वर्बली आप इंडिकेट कर रहे हो कि आप नर्वस हो, आपको वो चीजें नहीं आती, ठीक है। तो हमें इस चीज का अवेयर होना चाहिए। रिस्पेक्टिंग कल्चरल डिफरेंसेस, और हमें हर कल्चर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, मतलब अलग अलग जो डिफरेंसेस है हमें उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। कोई कुछ बातें बता रहा है तो उसको ध्यान से सुनना चाहिए। एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है आस्किंग क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे अगर मान लो कोई आपको कुछ बता रहा है, आपको चीजें नहीं क्लियर हुई, तो आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हो कि मुझे ये सर मैम या फिर जो भी पर्सन है, मुझे ये चीज नहीं समझ में आई, मुझे इसको फिर से आप बता दो, ठीक है। तो आप क्लियर करने के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हो। अब इम्पोर्टेंस क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। अब ये जो आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है, ये क्या करती है, ये बिल्ड करती है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स को, यानी आपके रिश्तों को ये क्या करती है, काफी मजबूत बनाती है। जैसे आप देखो जिनसे बातें होती रहती है आपकी, जिससे आप प्रॉपरली अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को शेयर करते रहते हो, तो उनका उनसे उनके साथ आपका रिलेशन भी काफी अच्छा बना होता है, ठीक है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या करती है, ये बिल्ड करती है क्या, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स को। इम्प्रूव टीम वर्क एंड कोलेबोरेशन, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे आप टीम में किसी के साथ काम कर रहे हो, ठीक है, या आप कोई फॉर एग्जांपल कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हो, ग्रुप प्रोजेक्ट। अब उसमें क्या करता है ये,
जब आप प्रॉपरली अपने टीम मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट करते हो, बातें करते हो, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हो, तो वो आप आपस में क्या होता है, एक अच्छा कोलैबोरेशन बनाता है, या फिर आपस में जो आपकी टीम की बाइंडिंग्स है उसको थोड़ा मजबूत बनाता है। ठीक है। फिर एनहेंसिंग अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज शेयरिंग। इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझदारी को, और आपकी नॉलेज शेयरिंग, जो आप नॉलेज एक दूसरे के साथ शेयर करते हो, जो भी इंफॉर्मेशन आप शेयर करते हो, उसको एनहेंस करता है, उसको क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको घटाता है। मतलब जैसे कई प्रकार की बातें, कई सारे टॉपिक में हम लोग को क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, एक मत नहीं होता, अलग अलग मत होते हैं, अलग अलग ओपिनियंस होते हैं। जब आप प्रॉपरली कम्युनिकेट करते हो, अपने पॉइंट्स को रखते हो, सामने वाला पर्सन अपने पॉइंट्स को रखता है, और एक प्रॉपर डिस्कस करके आप एक मतलब अच्छे से कम्युनिकेट करके एक रिजल्ट पे निकलते हो, तो क्या होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट जो होती हैं ये सब क्या होती हैं, ये सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप क्या कर सकते हो, कॉन्फ्लिक्ट्स को मिटा सकते हो। एग्जाम्पल लिया गया है, टीम प्रोजेक्ट बिकम स्मूथर देन कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव। मतलब अगर आप टीम के साथ कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो वो बहुत ही अच्छा हो जाता है जब आपका क्या कहते हैं, जब कम्युनिकेशन, आपके टीम मेंबर्स, क्या कम्युनिकेशन मतलब आपके साथ या आपका अपने टीम मेंबर्स के साथ जब कम्युनिकेशन काफी इफेक्टिव होता है, तो आपका काम जो होता है वो काफी स्मूथ हो जाता है। फिर है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। अब ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भाई क्या है। ठीक है। तो पहला हो गया क्या, स्कूल प्रेजेंटेशन। वैसे इतने ही नहीं है जितने लिखे गए हैं, बहुत सारे हैं। एक हो गया क्या, स्कूल प्रेजेंटेशन। जैसे आप स्कूल में प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो आप उसमें क्या कहते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आप प्रेजेंटेशन देने गए, अब वो आप डर रहे हो, आप बोल ही नहीं पा रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होगी, तो आप इजिली प्रेजेंटेशन दे सकते हो सबके सामने। ग्रुप प्रोजेक्ट, ग्रुप के साथ आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, तो आप अपने मेंबर्स को, टीम मेंबर्स को या अपने टीम लीडर्स को अच्छे से समझा सकते हो प्रोजेक्ट के बारे में, या अपने पॉइंट्स को रख सकते हो। तो उससे क्या होगा, ग्रुप प्रोजेक्ट काफी अच्छे से बन जाएगा। ठीक है। इंटरव्यूज, फॉर एग्जाम्पल आप इंटरव्यू में गए, अब आपका जो इंटरव्यूअर है वो आपसे कुछ क्वेश्चन कर रहा है, आप उसका आंसर ही नहीं दे पा रहे हो। आपको आंसर आता है लेकिन आप बोलना नहीं जानते कि कैसे बोलना है, कैसे अपने आंसर को डिलीवर करना है। ठीक है। तो अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास रहेंगी, तो आप इंटरव्यूज को भी क्रैक कर सकते हो इजिली। फिर एवरीडे इंटरेक्शंस, जैसे जिन जिन लोगों से आप रोजाना मिलते हो, उनके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो अच्छे से। ठीक है। फ्यूचर करियर अपॉर्चुनिटीज, और भी बहुत सारी क्या कहते हैं, आपकी फ्यूचर में करियर की अपॉर्चुनिटीज होती हैं। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। और जितनी भी बातें हमने की हैं, आई थिंक आपको समझ में आई होगी, जो भी डिस्कशन हमने किया है। ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे इतना ही खत्म हुआ, यहाँ पे जाके खत्म हुआ। ठीक है। एक प्रॉपर हमने पूरा ओवरव्यू करके देख भी लिया कि क्या क्या सारी चीजें हैं। बाकी मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि एक बार अपनी बुक को भी रीड जरूर करिएगा, शाम शाम को थोड़ी थोड़ी देर के लिए डेली रीड किया करिए। आप अपनी बुक को रीड करिए, जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उसमें थोड़ा और ब्रीफ में होगा, उसको एक बार रीड करेंगे। ठीक है। कहीं दिक्कत आती है आप मेरी वीडियो पे आके देख सकते हैं, या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप उसको रीड करेंगे तो आपको खुद ही सारी बातें समझ में आएंगी इसलिए। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इसके बाद हम बात करेंगे अपने सेकंड चैप्टर के बारे में, या हो सकता है सेकंड यूनिट के बारे में। ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको सारी चीजें समझ में आई हैं, तो प्लीज ड्रॉप अ लाइक एंड कमेंट।